तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले भी हम लोग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन के बारे में, ठीक है, जो कि आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है फोर्थ सेम की फिजिक्स की। ठीक है, तो भैया बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ सेम की फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, उसका ये लास्ट टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है भैया। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में या तो आइंस्टाइन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है भैया कि आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन बता दो क्या होता है। ठीक, और कभी कभी ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइंस्टाइन्स की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, फर्स्ट चैप्टर में, एंड सेकेंड चैप्टर वो भी ना फर्स्ट चैप्टर की लास्ट टॉपिक थी, एंड ये वाली भी सेकेंड चैप्टर की लास्ट टॉपिक है भाई। देख रहे हो, मतलब लास्ट टॉपिक और एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में देखो पहले से भी आपने पढ़ा भी होता है कि आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन होता है वो क्या होता है। फिर भी आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सब कुछ को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था अगर मैं आपको बताऊं तो भैया, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, है ना, फोर वेक्टर, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, टाइम डायलेशन वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हमने डिस्कस करा था फोर वेक्टर, मतलब इससे जस्ट पहले हमने डिस्कस करा था जो प्रीवियस लेक्चर होगा वो फोर वेक्टर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का था। ठीक है, और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में हमने क्या चीज सीखा था, हमने वेलोसिटी को चेंज करने के बारे में देखा था कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या फिर दो सिस्टम्स आपके पास में, दोनों सिस्टम अगर एक दूसरे की रिलेटिव मोशन करते हैं तो उनका वेलोसिटी ऐड करके कितना टोटल वेलोसिटी आएगा वो हमने देखा था। एंड वहीं पे हमने एक चीज देखी थी, मास का वेलोसिटी के साथ में वेरिएशन, और हमने एक फॉर्मूला निकाला था m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट में वन माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमने इधर पे एक फॉर्मूला निकाला था ये वाला, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट में वन माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जस्ट अगर याद हो तो मैंने इसको, ये फॉर्मूला ये डिफाइन करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है भाई, तो मूव करता है तो उसकी वैल्यू जो होती है, उसका जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, तो ये जो होता है ये रेस्ट मास को शो करता है ना, ये रेस्ट मास को शो करता है। ये वाला जो है भैया ये बोल क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो मोशन वाला मास। ठीक है, मास विथ वेलोसिटी। ठीक है, ये मास विथ वेलोसिटी वाला है। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट मूव करके कहीं पे पहुंचता है तो उसका जो मास में चेंजिंग आती है उसका फॉर्मूला ये है, वो जो मास में चेंज आएगा वो इसकी वैल्यू है, और ये m बाई एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट में वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले उसका कितना मास था वो ये है, बाद में मास कितना हो गया वो ये है। तो ये फॉर्मूला था। तो कहने वाली बात ये, जब हमने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, मतलब इन 1900 के आसपास, मतलब 1905 के आसपास में, 6 के आसपास में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की कहानी चली थी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन साहब ने दिया था। ठीक है, तो उससे पहले तक हम लोग ये मान के चल रहे थे, मतलब बाकी जो दुनिया थी, हम लोग तो खैर कहाँ ही थे उस टाइम पे, तो उससे पहले ना सब लोग ये मान के चल रहे थे भैया कि जो अपना मास है ना, मास और एनर्जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। क्या है भैया, मास और एनर्जी ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। मास अलग अपने तरीके से काम करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, रुका होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मास के ऊपर। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है भैया तो उसका मास जो होता है वेलोसिटी के साथ साथ में चेंज करता है। पर उस टाइम तक जब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई थी, तब तक भाई ये चीज कंफर्म नहीं हुई थी, मतलब तब तक सब लोग यही मान के बैठे थे कि मास, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है चाहे रुका हुआ है, उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एनर्जी एक अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है भैया, जिसका मास से कोई लेना देना नहीं होता, और मास एक अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जिसका वेलोसिटी और एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं होता। तब तक ये सब लोग मान के चल रहे थे जब तक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई। और जैसे ही इन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोड्यूस करी भाई, उसके बाद फिर सारी कहानी चेंज हो गई। सारी मतलब फिजिक्स का ना लगभग बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। फिर वहीं पे ये वाली थियरी भी आई थी, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तुमको पढ़ा होगा तुमने, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये थियरम तो तुमने पढ़ा ही होगा, बहुत बारी तुमने देखा है। इसी को बोलते हैं भैया मास एनर्जी रिलेशन। ये होता है मास, ये होता है एनर्जी, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को ही बोला जाता है मास एनर्जी रिलेशन। तो उसके बाद 1906 के बाद, ठीक है, तो आइंस्टाइन ने जो अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोड्यूस करी थी, उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो मास होता है वो एनर्जी के साथ में रिलेट करता है भाई।
ठीक है, मास और एनर्जी जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ में डिपेंड करते भी है, दोनों एक दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम चाहो तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तुम चाहो तो एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात बताई थी आइंस्टाइन ने, और उसके बाद एक इक्वेशन दिया था, और उसी इक्वेशन को बोला जाता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अब जो ई है भैया, ई को बोला जाता है एनर्जी, है ना। ई को क्या बोलते हैं, एनर्जी। एम को क्या बोलते हैं भैया, मास बोलते हैं। और सी तो जानते हो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अभी इसके डिस्कशंस भी करेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया कैसे था, वो भी डिराइव करेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट की जो एयर या फिर वैक्यूम में अगर हम बात करें, एयर या फिर वैक्यूम में, तो इसका एक वैल्यू होता है 3 × 10⁸ है ना। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ, किसी भी सिस्टम में इसको लेके जाओ, स्पीड ऑफ लाइट को वो चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट कभी चेंज नहीं करती है। ठीक है, और यहीं से अपने सारी थियरी इन्होंने तो बोल के रखा था, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यही सारी चीजें डिफाइन भी करी थी वहां पे। ठीक है, अब इसके अगर प्रूफ की बात करें तो ये फॉर्मूला आता कैसे, तो प्रूफ देखना इसका। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं भाई, ये फॉर्मूला एक्चुअली में आता कैसे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले जो थ्योरी अपनी दी थी उसके हिसाब से पहले तो उन्होंने अप्लाई करा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। ठीक है, क्या अप्लाई करा भैया, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। तो हम क्या करेंगे, बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है भैया न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सबको पता है F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। एंड एक और फॉर्मूला उसमें होता है भैया, F इज इक्वल टू dp डिवाइड बाई dt। अगर तुमको याद होगा तो उसके अंदर एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt। कुछ समझ में है? अब भैया क्या बोल रहे हो, F इज इक्वल टू dt बाई dt, भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो जो फोर्स आपने अप्लाई करा होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको बोला जाता है एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स जो भी आपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करा होता है, एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, वो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और उसी को बोला जाता है भैया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। बाद में उसको डिराइव करके F इज इक्वल टू m इंटू ए लेके आया जाता है। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो एक चीज और, तुमको मोमेंटम का अगर फॉर्मूला पता हो, सिंस हमको P पता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, अगर P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है भैया, तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, d बाई डी टी। ठीक है, m इंटू वी, ये हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा अगर P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो एक चीज, अब जो आइंस्टाइन का कहना था, ठीक है, अब इनका कहना यह था भैया कि एनर्जी और जो मास होता है दोनों एक दूसरे के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एनर्जी और मास क्या है, दोनों एक दूसरे के वेरिएबल्स है। एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक चीज यहाँ से ये बात भी प्रूफ हो जाती है ये वाले फॉर्मूले से भैया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, जब वो मूव करता है तो उसका मास जो होता है वेलोसिटी के साथ में चेंज करता है। वेलोसिटी की अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है ना, वो भी उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ऑब्जेक्ट का मास अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो हमारे पास में क्या दिख रहा है, मास और वेलोसिटी। तो अगर मास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है भैया, तो दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, तो दोनों क्वांटिटीज क्या हो गई भैया, वेरिएबल्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के वेरिएबल। और अगर ये दोनों एक दूसरे के वेरिएबल है तो इनका डिफरेंशिएशन कर दो ना, इधर पे दिख भी तो रहा है, हमको डिफरेंशिएशन करने का है, तो डिफरेंशिएशन करो तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब हम देखते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ द मोशन प्रूफ करते हैं भाई, तो क्या लिखते हो तुम लोग, ये लिखते हो ना कि मास एक कांस्टेंट चीज है, मास को बाहर कर दो एंड dv बाई dt करते हो, तो ये इसकी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू m आ जाता है। ये तब आता है जब मास को कहा जाता है कि मास वेलोसिटी के साथ में चेंज नहीं करती है, और वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो वो थियरी, जब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई थी ना, तब ये फॉर्मूला बताया गया था F इज टू एम इंटू ए। बट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद की सारी कहानी चेंज हो गई, और जब कहानी चेंज हुई भैया, तो अब जो मास है, मास, ये मास मास ना रहा भैया, ये मास ना मास नहीं रहा, अब ये चेंज कर जाता है। तो चेंज करके क्या करता है, वो वेरिएबल क्वांटिटी बनती है, और वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, वो कांस्टेंट नहीं रही। और अगर कांस्टेंट नहीं रही तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन करो, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस में सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन भैया।
कर लिया हमने डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक चीज अगर तुम नोटिस करो तो चलो बाद में नोटिस करेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, जो भी आया इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं भैया इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट चाहिए। अच्छा एक काम करो ना, इसको भी इधर पे कहीं पे लिख लो, सिंस करके लिख लेना भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते, ताकि बाद में इसका यूज भी करेंगे कहीं पे ना, अगर तो पता रहना चाहिए कि नहीं हाँ उसका हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास में वो इक्वेशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट बना लेना एंड इस चीज को इक्वेशन सेकंड बना लेना, ठीक है। अच्छा ये चीज हो गया, अब तुमको एक फॉर्मूला पता है कि हम वर्क को एनर्जी के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अपना किसी सिस्टम पे जब आप वर्क डन निकालते हो तो एनर्जी निकालने का सबसे अच्छा तरीका आप सिस्टम का वर्क डन निकाल लो, वर्क डन को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, है ना, ये करते हैं ना। तो अगर आपको एनर्जी निकालना है, क्योंकि हमको बेसिकली एनर्जी चाहिए, एनर्जी और मास के बीच में रिलेशन, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो वर्क डन का नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हो आप उसको, चलो इधर पे मैं लिखता हूँ अभी फिलहाल अपने पास में जगह, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, देखो वर्क डन को हम चाहे तो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मास चेंज करता है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी में हम कन्वर्ट करेंगे वर्क डन को। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो लेट से अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की बात करें तो हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है अपना डी एक्स, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। तो ये अपनी वर्कडन का फॉर्मूला है, और वर्कडन किसके बराबर भैया, काइनेटिक एनर्जी का, ये एज्यूम करा जाता है, काइनेटिक एनर्जी या फिर कोई सी भी एनर्जी हो निकालने के लिए उसको वर्कडन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है, तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम की फिजिक्स में, याद करना वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो अब इधर से काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को लेट से हम लोग बोल देते हैं के, ठीक है, के इज इक्वल टू बोल देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, एफ डी एक्स, तो ये डी के हो जाएगा, हाँ डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है भैया, क्योंकि छोटी सी एफ डी एक्स मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी बनेगा, ठीक है। चलो अब एफ की वैल्यू वहां से लाके पुट करोगे, तो पुट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से भैया हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी तो अपने फिर हाथ में कि इसका कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। चलो इसको अब प्रूव करते हैं और थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे और इनको लाने का ट्राई करेंगे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हो तो क्या होगा, डी के इज इक्वल टू एफ की वैल्यू तुमने पुट करी है तो एम डी वी बाई डी टी, एक और डी एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो डी एक्स हो जाएगा, प्लस में देखो डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा ये कर लो ना, एफ में तुमने डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ की जो भी वैल्यूज है उनमें डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, वी डी एम बाई डी टी और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स में, मतलब दोनों क्वांटिटीज में डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा एफ डी एक्स बन के तैयार, तो ये डी के की वैल्यू बन जाएगी भैया। एंड ये करने के बाद तुम ध्यान से देखो, डी एक्स बाई डी टी दिख रहा है, डी एक्स बाई डी टी दिख रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है भैया, हमको पता है सिंस डी एक्स बाई डी टी जो होता है, डी एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया था, वो डी एक्स था। ये डी टी क्या होता है, चेंज इन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, क्या बोलते हो आप भैया, इसको बोला जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इट पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इट पर यूनिट टाइम भी हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो बस सिंपल सा dx बाई डी टी को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लो, तो ये वैल्यू हो गई v और इधर से बच गया dv, प्लस करेंगे, ये वैल्यू हो गई v, इधर से बच गया v, तो v स्क्वायर और dm हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वी स्क्वायर और डीएम, ठीक है। चलो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको एक काम करें ना, इसको इक्वेशन सेकंड बना के छोड़ते हैं, ठीक है। अपने पास में ये फॉर्मूला दिख रहा है तुमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, हम ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या करने वाले हम लोग, इसको इक्वेशन सेकंड बना के छोड़ देंगे, फिर आगे प्रूफ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था भैया, वही अपना इक्वेशन फर्स्ट, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो एक काम कर लो, इक्वेशन फर्स्ट से जो भी वैल्यूज अपने पास में है इनको हटाते हैं ना, अभी इनका कोई काम वगैरह नहीं है। तो m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई रूट में वन माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है भैया, हाँ ठीक है, दोनों साइड्स का होल स्क्वायर कर दो, क्यों, ये अंडर रूट अपना हट जाएगा तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है भाई, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स का करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे इधर पे हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई, ये अंडर रूट हट जाएगा तो वन माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, तो ठीक है, इनको और सिंप्लीफाई करो, तो एक काम करते हैं इनको मिटाते हैं अभी ना,
इनको भी मिटाते क्योंकि इनका भी अब काम तो हो ही चुका है। तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू भी तो हमने पुट ही कर ली है, तो फर्क ही क्या पड़ता है इक्वेशन फर्स्ट दिखे या फिर ना दिखे, है ना। चलो इनको और सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है भाई। तो और सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा देखना, क्या करो, सी स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो एक काम करते हैं ना, सी स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं तो सी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम नॉट सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एंड अगला काम इनको इधर पे भेज दो, मल्टीप्लाई करेगा एम सी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। करेक्ट है इतनी बात? हाँ इतनी बात तो करेक्ट है ना, समझ में आ रही है इतनी बात तो करेक्ट है। तो कुछ कर सकते हो इनमें से, इनमें से क्या कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, डिफरेंशिएट करते देखते हैं क्या आता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी है एक्स, टी के, ये सारी चीजें टी के रेस्पेक्ट में थी ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। इनको डिफरेंशिएट करके देखो तो डिफरेंशिएट करोगे भैया तो ये तो अपना वेरिएबल वाली चीज थी, तो वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है भाई, तो सी का डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो ये हो जाएगा 2m, पावर आगे पावर में से एक कम, और dm और सी स्क्वायर, सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा ये 2m सी स्क्वायर और dm भाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो अच्छा, इनका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो सकता है, ये दोनों वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स तो भैया तो कर सकते हो ना ऐसा, वेरिएबल है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 वी डी वी माइनस का, देखो प्लस, एक्चुअली में प्लस फॉर्म हो जाता है पर माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है तो माइनस हो जाएगा डायरेक्टली। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन किसको हमने माना था, एम स्क्वायर को, तो सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, माइनस का सेकंड फंक्शन को छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब 2m dm इज इक्वल टू करोगे, इधर पे देखो क्या क्या चीज है आपके पास में, सी कांस्टेंट है, हाँ भैया सी तो कांस्टेंट, सी का नहीं करना। अब इधर पे जो एम नॉट दिख रहा है, इधर पे जो एम था वो तो वेरिएबल था अपनी वेलोसिटी के साथ में, पर जो एम नॉट होता है वो एम नॉट किसका किसका मास होता है, एम नॉट तो भैया रेस्ट मास होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करता है तो जो उस टाइम पे मास होता है वो एम नॉट होता है, मतलब उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट होता है, जब मूव करके वेलोसिटी मिलती है तो इंडिपेंडेंट हो जाता है, नॉन इंडिपेंडेंट हो जाता है ना। तो फिलहाल तो वो इंडिपेंडेंट है एम नॉट, तो एम नॉट अगर रेस्ट मास है इंडिपेंडेंट है तो भैया कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जीरो, और सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट भैया तो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो इस साइड का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, क्यों, क्योंकि ये रेस्ट मास है और रेस्ट मास जो होता है कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल मास था वेलोसिटी के साथ में, इसलिए वो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब देख लो जो भी कुछ बचा है इसके अंदर, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या क्या चीजें बची है भाई। देखो पहले तो एक काम करो, सब में से ना 2m देखो कॉमन हो सकता है, इधर से देखो 2m, इधर से 2m, इधर से 2m, सब में से 2m कॉमन कर लो भैया, तो जो कुछ बचा है इधर से सी स्क्वायर डी एम माइनस का 2m कॉमन हो गया तो वी डी वी बच गया, इधर से एक और m बच जाएगा, इधर से क्या बचेगा भाई, माइनस का, लेट से तुम 2m कॉमन करते हो तो वी स्क्वायर और डी एम इज इक्वल टू जीरो, ये बचेगा अपने पास में, एंड 2m को उधर पे भेज दो भाई तो 2m खत्म, तो डी स्क्वायर एम सी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी एन माइनस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास में एक फॉर्मूला बनता है भाई। हाँ ओके है ना, सारी चीजें ओके अभी तक चल रही हैं, ठीक है। अच्छा अब तुम मिलाओ, एक चीज मिलाओ, थोड़ा सा ये फॉर्मूला देखो, एम वी डी वी दिख रहा है तुमको, हाँ एम वी डी वी दिख रहा है, वी स्क्वायर डी एम दिख रहा है क्या, हाँ वी स्क्वायर डी एम भी दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, इधर से इनकी वैल्यूज निकालते हैं, इनको क्या करते हैं उस साइड पे भेज देते हैं, तो सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी डी वी प्लस में वी स्क्वायर डी एम, इक्वेशन नंबर थर्ड कितना बनेगा, थर्ड, ये अपना इक्वेशन कितना बन रहा है, वो थर्ड ना, ये थर्ड है, ये फोर्थ बनेगा, है ना, ये इक्वेशन फोर्थ बनेगा भाई, ठीक है। तो अपना इक्वेशन फोर्थ, अब तुम इक्वेशन फोर्थ और थर्ड को मिला लो भैया, थर्ड को मिलाओगे तो ये दिख रहा है जो, वो उसके बराबर दिख रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ हम एक काम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम एक काम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन कराओ, तो जो डीके है भैया वो डीके किसके बराबर दिखेगा तुमको, सी स्क्वायर डीएम के बराबर, ओके, डीके किसके बराबर दिख रहा है भाई, सी स्क्वायर डीएम के बराबर, ठीक है। इतनी सारी चीजें, कहानी तो अभी तक करेक्ट है ना, अभी तक की कहानी करेक्ट है, तो एक काम करना भैया, कमेंट में टाइप कर देना ओके, अगर यहाँ तक की चीजें सही है, एंड इनको नोट करो, इनको क्या करने वाले हम इंटीग्रेट करने वाले, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, पर उससे पहले एक बार इनको नोट कर लो, और यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर है तो ओके लिख देना, ठीक है, एंड इनको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई।
ठीक है, फटाफट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई जल्दी करो। क्या कहते हैं, यहाँ तक की चीजें क्लियर है अपने को? क्या यहाँ तक की चीजें आप सभी को क्लियर है भैया? क्लियर है तो ओके टाइप कर देना। चलो आगे चलते हैं, इनको और सिंप्लीफाई करेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से। इनका भी कोई काम वैसे ऐसा चम नहीं है। देखते हैं क्या इंटीग्रेशन करना है ना, तो इंटीग्रेशन करोगे भैया तो डीके है तो डीके का डीके हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इधर पे अपना सी स्क्वायर कांस्टेंट है, डीएम का इंटीग्रेशन करना है, मतलब मास का इंटीग्रेशन करना है। और मास का इंटीग्रेशन मतलब वो तुम ध्यान से देखो, पहले मास कितना था हमारा, एम नॉट था रेस्ट मास, बाद में चेंज करके यहाँ पे पहुंच गया भैया एम पहुंच गया, है ना, वेलोसिटी के साथ में। तो अपना जो इंटीग्रेशन होगा वो एम नॉट से लेके एम तक होगा। ठीक है, रेस्ट मास एम नॉट स्टार्टिंग में था, बाद में मास एम हो गया। तो इंटीग्रेशन कर लो भैया, इनका इंटीग्रेशन करोगे तो के हो जाएगा। ठीक है, एंड के इज इक्वल टू, इधर पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा भैया, एंड क्या होगा, क्या कह सकते हो, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डीएम का करोगे तो 1 इंटू डीएम मतलब एम हो जाएगा, तो ये एम और एम नॉट से लेके एम तक। ठीक है, बस इनको सिंप्लीफाई कर लो, सी स्क्वायर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये बनेगा फॉर्मूला के सी स्क्वायर एम माइनस एम नॉट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बना है, इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं इसको। ये अभी तक का फॉर्मूला है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का। किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का है या फिर काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, हम क्या करने वाले, निकालने वाले टोटल एनर्जी। क्या करेंगे भैया, हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है भैया काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम में, है ना। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमने निकाल ही ली है, कितनी भैया, के प्लस में, जब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू बन सकता है। तो एनर्जी निकालने का सीधा सीधा वही काम है कि आप पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी का कब निकालते हो, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन पे था तो मास कितना था भैया, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन पे था तो मास था एम नॉट रेस्ट मास, जिसको आप बोल रहे थे। एंड इसमें स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दो एम नॉट सी स्क्वायर, ये अपनी दूसरी वाली एनर्जी पोटेंशियल वाली एनर्जी। ठीक है, तो अपनी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट कर लो भैया, सी एम माइनस एम नॉट। ठीक है, प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो तो ई इज इक्वल टू सी से मल्टीप्लाई कर दो एम सी स्क्वायर माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का एम नॉट सी स्क्वायर भैया कट गया, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया। अपना आइंस्टाइंस का मास एनर्जी रिलेशन भैया प्रूफ हो गया। इसी को बोला जाता है आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर भैया। बस सिंप्लीफाई हो गया आराम से। तो ऐसे आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखने में आराम से लग रहा होगा पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं भाई। देखो करना क्या था, करने क्या था अपने स्टार्टिंग से, अपने को पहले न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना था। ठीक है, हमने अप्लाई करा एफ इज टू डी पी बाई डी टी, हमने वहां से मोमेंटम का फॉर्मूला रखा था एम इंटू वी। ठीक है, मोमेंटम रख के हमने उसको वेरिएबल माना दोनों को और उसको डिफरेंशिएट करा जो भी वैल्यू आई, फिर उसके बाद हमने एक वर्क डन की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको काइनेटिक एनर्जी मान के हमने सिंप्लीफाई करा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही थी, एक इक्वेशन बना था। उसके बाद हमने ये वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा। ठीक है, एक स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके सिंप्लीफाई करा तो वो वैल्यू सेम सेम आ रही थी, तो हमने काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंपेयर करवाया, तो हमारे पास ये एक लाइन आई डी के इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास में उसकी वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की। एंड जो हमारे पास में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो कहता है कि भैया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन द मोशन एंड प्लस एनर्जी इन द रेस्ट। तो एनर्जी इन द मोशन वो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था, एनर्जी इन द रेस्ट मास ऑफ द रेस्ट पोजीशन एंड सी स्क्वायर। ये कर लो, तुम्हारे पास में ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आराम से आ जाए। ये करना होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, एंड कभी कभी ना तुमसे इसमें एक चीज और पढ़ाई जाती है, एक टॉपिक इसमें और होती है, इनको नोट कर लो, अपना काम हो गया। देखो अब चाहो तो इसके बाद की चीजों को सॉल्व करो या फिर ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसके बाद एक टॉपिक इसमें और आती है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। किसके बीच में, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम मोमेंटम और एनर्जी के बीच में ना एक रिलेशन निकालने के लिए दिया जाता है। तो इसी से हम लोग उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, अगली जो टॉपिक होगी हमारी, हम करेंगे इसी के अंदर। देखो तुमको अगर एग्जाम में पूछे आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन प्रूव करने के लिए, यहाँ तक करके छोड़ देना। और वो तुमसे पूछे कि भैया एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बता दो, तो अब बताऊंगा उसका कैसे करेंगे इसी में। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लो। हो गया भाई, चलो अब आगे डिस्कस करेंगे
एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करा जाता है, ठीक है। एनर्जी और मोमेंटम के बीच में भैया रिलेशन कैसे फाइंड आउट करा जाता है, हम लोग उसकी बातें करेंगे, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ ताम झाम भी नहीं करना है अपने को, एकदम आराम से हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन, ठीक है। इसके बाद की जो अगली टॉपिक इसमें होती है उसका नाम होता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगली जो टॉपिक हमारी ये है, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है, पहले तो एक चीज हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता था आइंस्टाइन के हिसाब से, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। हमको एक चीज पता है, इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस वी नो दैट एंड सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू एम इंटू वी, हमको ये फॉर्मूला दोनों पता है, ठीक है। तो एनर्जी और मोमेंटम ये हमको पता है फॉर्मूला क्या क्या होता है। अब इनके बीच में हमको रिलेशन बताना है, इनका रिलेशन किस तरीके से डिफाइन करना है, ठीक है। रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला हमको और पता होना चाहिए, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इधर से m की वैल्यू पुट करेंगे, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, एम नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। m की वैल्यू अगर वो वाली पुट करते हैं तो ये बनेगा ये, ठीक है, इंटू वी। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम इसके दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि हम इसको ना और अच्छे से भाई सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। तो दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यूज हमको देखने को मिलेंगी भैया, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये अपना अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, तो इतना वैल्यू बचेगा हमारे पास में। एंड जस्ट को सिंप्लीफाई करो तो ये सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर डिवाइड में, देखो सी स्क्वायर बचता है नीचे, तो एक काम करो ना उसको ऊपर भेज दो, तो ऊपर भेजेगा तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब बस अगला काम है, इनको इधर पे भेजो, बस बेसिक सी कैलकुलेशन है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला जो काम करेंगे हम लोग, हम काम करते हैं ना, इसको उधर पे भेजते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये उधर पे जाएगा तो पॉजिटिव पी स्क्वायर वी स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो एक चीज तुमको अच्छे समझ में आ रही होगी भैया, इधर पे वी स्क्वायर इधर पे वी स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, हम इधर से क्या करेंगे, वी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और उधर से वी स्क्वायर की फिर वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ निकाल लेते हैं। तो अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इनको इधर पे भेजना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, ये बनेगा भैया अपना एक फॉर्मूला, क्या बनेगा, अपना एक फॉर्मूला जिसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है भैया, सिंस इधर पे लिख लेना, ये हमको पता है। तो एक चीज हमने क्या करी है, हमको एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास में दोनों फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है एमसी स्क्वायर और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। हम क्या करेंगे, मास की जो वैल्यू होती है, जो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वैल्यू वेलोसिटी के साथ में चेंज होती है, वो वाली मास की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, एंड पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये एक फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ठीक है। हमने अभी क्या करा, एक चीज को सिंप्लीफाई कर दूसरे को भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, अपने को क्या चीज की जरूरत है, बस इसकी जरूरत है, ठीक है। बाद में इनको यूज कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड को बाद में यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब सिंप्लीफाई करोगे उसको, तो ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, ठीक है। फिर से वही काम, एम की वैल्यू लाके पुट करो भाई, ये हो जाएगा एम नॉट डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। फिर से भाई दोनों साइड का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ताकि आप इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाओ। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर पहले से तो सी के पावर 4 हो जाएगा भैया, है ना, ये पहले से सी स्क्वायर है तो सी के पावर 4 हो जाएगा, एंड डिवाइड करेंगे 1 माइनस, अच्छा ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर कर रहे हो तो रूट भी हट जाएगा, 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्या तुम्हारे दिमाग में एक बात चमक रही है, क्या तुमको एक बात चमक रही है, हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना, हाँ भैया निकाली तो है वी स्क्वायर की वैल्यू, इधर पे फिर से वी स्क्वायर दिख रहा है तुमको, हाँ दिख तो रहा है भाई, फिर से वी स्क्वायर दिख रहा है, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। अच्छा काम करो ना, वी स्क्वायर की वैल्यू जाके पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर भैया, पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, तो पुटिंग वी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर इन
इक्वेशन कितना है, वो थर्ड है तो इसको फोर्थ बोलते हैं, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में भैया वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करते हो भाई तो ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 डिवाइड बाई, चलो देखते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस का इनकी वैल्यू पुट करने का है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, है ना। हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है डिवाइड बाई सी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर मतलब ये 1/c स्क्वायर है, मतलब ऐसा कुछ होगा इंटू सी स्क्वायर, ये ऐसे फॉर्मूला बनेंगे, वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा भाई, ठीक है। और तुम अच्छे से ध्यान से देखो भैया, तो एक चीज अच्छे से आपको पता है, इधर से सी स्क्वायर इधर से सी स्क्वायर तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बस इनको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर जो है एम नॉट सी के पावर 4 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई करोगे तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड यही चीज डिवाइड में फिर से आएगी तो फिर से हम ऊपर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर भाई, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ट्रिकी कैलकुलेशन है बट इजी है, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ना, ये तो समझ ही जाओगे। तो हमने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली भाई, इसको भी मैं हटा देता हूँ, बस इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या कर सकते हो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक चीज देखो, ये प्लस और माइनस तो इधर से ये कट जाएगा, है ना, कट गया भैया, ठीक है, समझ में आ गई, कट गया, ठीक है। अगर कट गया भैया तो एक चीज देखो, इधर से एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ये कटेगा तो सी स्क्वायर बचेगा, तो भैया हमारे पास में ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है तुम देखो ध्यान से, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर और ऊपर से जो बचा है वो बचा है सी स्क्वायर, ठीक है ना, ओके ओके। चलो आगे देखते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर भैया, अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, है ना, अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो छोड़ देते हैं, चलो हो गया अपना काम। इसी को बोलेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, ये अपना एनर्जी हो गया और ये अपना मोमेंटम हो गया, ये अपना रेस्ट मास हो गया, ये अपना स्पीड ऑफ लाइट भी हो गया भैया, सारा काम हो गया। हमको अगर चाहिए तो मैं एम नॉट की वैल्यू बाद में यहाँ से इसको इधर से मल्टीप्लाई करके पुट करके हम एम नॉट को हटा देंगे, हो गया वैल्यू, ठीक है। तो एक काम यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके भैया आप निकाल सकते हो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए भाई, ऐसे उसको सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। अगर मैंने पीछे भी बोला था कि अगर तुमको सिर्फ आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन पूछे तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां तक हमने प्रूफ करा था वहां तक प्रूफ करके छोड़ देना, और कभी ये पूछ दे भैया कि एन ऑल्सो डिफाइन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, तो ये मत लिख के आना भैया ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू एम इंटू, तो बहुत सारे पता है क्या करते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो है ही भैया, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी तो है ही, तो हम कहते हैं ना इधर से एम की वैल्यू निकालते, पी बाई वी इज इक्वल टू एम करते, ये एम को लाके यहाँ पे पुट करते, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू पी बाई वी इंटू सी स्क्वायर, हो गया। बहुत सारे ये करते हैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ सच में, बहुत सारे लोग ये करते हैं जब पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम बता दो, ई इज इक्वल टू पी बाई वी इंटू सी स्क्वायर, बस छोड़ देंगे, खत्म, मतलब खत्म। और इसे ना वो भी खत्म हो जाते हैं, फिर वहीं पे उनका मार्क्स भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान देना कि कभी तुमसे पूछे एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पूछना भैया, तो ये वाला इक्वेशन प्रूफ करके आना है ना, ये वाला प्रूफ करके मत आना भाई, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला, फिर तो आधे मार्क्स मिलेंगे इस बात के, तुमने ये लिख के आया है, ये लिख के आने के तुमको आधे मार्क्स मिलेंगे, बाकी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर वही चिल्लाते रहते हो, फिर वही सोचते रहते हो भैया हमने तो लिख के आया ही था, नंबर पता नहीं कैसे कम हो गया, पता नहीं, चेक करने वाला सही नहीं होता है, ये मन में डाउट्स आते हैं भाई, चेक करने वाला सही होता है, तुम्हारे लिखने का तरीका गलत है, तुम्हारे आंसरिंग करने का तरीका गलत है भाई, ठीक है। तो अपनी आदतों को सुधारना, ठीक है। एंड इस पूरे सेशन में जहां तक तुमको ना समझ में हो, जहाँ पे भी कमेंट करना कि भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो लिख देना भैया ओके है, आज का लेक्चर ओके था, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख देना भाई, ठीक है, अगर सब कुछ समझ में आ गया होगा तो। एंड बाकी तो अपना जो सेकंड मतलब चैप्टर था चल रहा था रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ठीक है, फोर्थ इनका सेकंड चैप्टर चल रहा था, सेकंड यूनिट चल रही थी, एंड ये आज उसका लास्ट टॉपिक था, एंड ये भी खत्म हो गया भाई। तो कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि अपना फोर्थ सेम का 2 चैप्टर खत्म हो गया भैया, ठीक है। लिंक आपको पता ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, अब जाके आराम से देख सकते हो। तो 2 चैप्टर खत्म हो गए, बाकी के अब नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे ना वो अपने नेक्स्ट चैप्टर से होने वाले होंगे, ठीक है। तो अच्छा काम आपके लिए ये रहेगा, एक बारी मेरे कहने पे आप ना
पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, फायदे में रहोगे। क्या करना, पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि आई थिंक उसका जो थर्ड चैप्टर है ना, उसमें आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह तो जो कि सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, अगर तुमने पढ़ा होगा ना सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स, और अपनी अभी क्लासेस भी चल रही हैं सेकेंड सेम की, तुम चाहो तो जाके देख भी सकते हो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी फिर से अपने सेकेंड सेम फोर्थ सेम में आ रही है। तो सेकेंड सेम का जो चैप्टर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो फिर से यहाँ पे पढ़ने को मिलता है भाई। तो अच्छी बात ये, मेरे अगर तुम चाहो तो सेकेंड सेम की फिजिक्स भी रिवाइज कर लेना, वहाँ से रिवाइज करके फोर्थ सेम का पढ़ लो, या फिर मैं पढ़ाऊंगा पढ़ लेना। तो पहले एक काम, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट्स होंगे पूछ लेना, एंड अगर सब कुछ ठीक है तो भैया लिख देना ओके है, सब कुछ क्लियर है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक है, थैंक यू।